Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the mechanism of breathing. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो रिस्पायरेटरी गैसेस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाती है और ऑक्सीजन जो है लंग्स से एल्वोलस से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन एयर जो है लंग्स में पहुंच जाती है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउटर एनवायरनमेंट में आ जाती है। इस प्रोसेस को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये दो फेजेस पर मुश्तमिल है। एक को हम इंस्पायरेशन कहते हैं और दूसरे को एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन दरअसल इसको हम सांस लेने का अमल भी कह सकते हैं। इस दौरान जो है आउटर एनवायरनमेंट से एयर मूव करती है हमारे लंग्स की तरफ। और दूसरा जो प्रोसेस फेज है जिसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं, इस फेज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है मूव कर जाती है लंग्स से आउटर एनवायरनमेंट की तरफ। तो इन दोनों प्रोसेस को हम समझते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज कंसर्न विद द इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के दौरान दरअसल ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी की चेस्ट कैविटी है यानी बॉडी के अंदर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है नेक से नीचे और यहां तक डायाफ्राम तक, ये जो सारा रीजन है इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो इस चेस्ट कैविटी के अंदर दरअसल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और ये चेस्ट कैविटी आपको पता है कि ये रिब केज पर मुश्तमिल है। तो यानी रिब केज बाहर को आ जाती है जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और इस वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से लंग्स में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और इस लंग्स में प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो है एयर मूव कर जाती है इनसाइड द लंग्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और इसी तरह ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इसका उलट होता है जिसमें जो है हमारी चेस्ट कैविटी पे वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जब लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एयर रश हो जाती है, मूव कर जाती है आउटर एनवायरनमेंट की तरफ। तो इन दोनों प्रोसेस के दौरान फर्स्ट हम इंस्पायरेशन को देखें जिसमें लंग्स में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये दरअसल दो वजह से होता है। उसमें सबसे पहले ये है कि चेस्ट कैविटी के अंदर जो रिब केज है, इन रिब केज के दरमियान में जो आपको ये स्पेस नजर आ रही है, इस स्पेस को दरअसल इंटर कोस्टल स्पेस कहते हैं। और ये स्पेस जो है इंटर कोस्टल मसल पर मुश्तमिल है। ये इंटरकोस्टल मसल जो है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कंट्रैक्ट करते हैं। बाय द कंट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स जो है कंट्रैक्शन होने की वजह से रेब केज बाहर को मूव करती हैं और रेब केज एक्सपेंड हो जाती हैं। और इसी दौरान जो है ये जो मसल ऑफ डायाफ्राम, ये जो आपको चेस्ट कैविटी के सबसे लास्ट पोर्शन नजर आ रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो डायाफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो है नॉर्मली डायाफ्राम डोम शेप होता है। डोम शेप कहते हैं गुंबद शेप। जस्ट लाइक आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये इस तरह की शेप जो है इस शेप को डोम शेप कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये जो डायाफ्राम है ये लेस डोम शेप हो जाता है यानी फ्लैट शेप का हो जाता है। तो इसी तरह ये जो डायाफ्राम के मसल हैं इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है और लेस डोम हो जाता है डोम शेप से। और इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब के बीच में मौजूद है उनकी कंट्रैक्शन की वजह से रिब केज बाहर को मूव कर जाती है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स करते हैं और डायाफ्राम जो है वो भी रिलैक्स होता है जिसकी वजह से डायाफ्राम मोर डोम शेप्ड हो जाता है। और डायाफ्राम के मोर डोम शेप होने की वजह से जो है चेस्ट कैविटी का जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है और इस तरह रिब केज के वॉल्यूम में डिक्रीज आने की वजह से जो है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज आता है। और डिक्रीज होने की वजह से जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो एयर है वो एक्सपेल की जाती है और एक्सेल की जाती है। तो दरअसल ये दोनों प्रोसेस जो हैं इसके दौरान हम डायग्राम से समझते हैं। और इसमें सबसे पहले आप देखें तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को शो किया गया है जिसमें इस साइड पे इनहेलेशन को शो किया गया है, दूसरी साइड पे एक्सहेलेशन को शो किया गया है। और इन दोनों प्रोसेस के दौरान
ये देखें रिब केज एक्सपेंड एज रिब मसल्स कंट्रैक्ट। तो ये जो रिब मसल्स हैं इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा गया है। इनकी कंट्रैक्शन की वजह से रिब केज आउटर को मूव करेंगी, और रिब केज आउटर को मूव करने की वजह से रिब केज और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर बात है लंग्स पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और एयर जो है मूव कर जाएगी आउटर एनवायरनमेंट से इनसाइड की तरफ, लंग्स की तरफ। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो चेस्ट कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। किस वजह से? कि ये जो इंटरकोस्टल मसल है ये रिलैक्स हो रहे हैं, और डायाफ्राम मोर डोम शेप हो रहा है। इस डायग्राम के अंदर देखें तो डायाफ्राम लेस डोम है और इनहेलेशन के दौरान, और इस दौरान देखें तो डायाफ्राम मोर डोम शेप हो रहा है, जिसकी वजह से। और रिब केज जब रिलैक्स कंडीशन में आती है, इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स होते हैं तो रिब केज अपनी ओरिजिनल बैकवर्ड अपनी पोजीशन पे चले जाती हैं, जिसकी वजह से जो है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो एयर फ्रॉम द लंग्स मूव कर जाती है आउटर एनवायरनमेंट की तरफ। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।